मेरे प्यारे 10वीं क्लास के जिज्ञासु छात्र छात्राओं, बेटा इसके पहले पीरियड में मैं तुमको ये लोक कलाकार के साहित्य पर विशेष अपना रुचि रखने वाले दानेश्वर शर्मा, इसके संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने तुमको बता दिया था। आज हम उसकी इसके जो पाठ है क्या 4.3 उस पर चर्चा करते हैं। निकाल लीजिएगा पृष्ठ क्रमांक 89। ठीक है, आ जाओ बेटा, जरा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि तो आपका ये कोर्स बहुत पीछे है। हाँ, शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में भी क्या लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है। जो हमारे वेद में इस प्रकार की जो बातें कही गई है वो रहस्यमय है, उसका बहुत गंभीर उसका अर्थ है, निरर्थक नहीं है ना। हाँ, वह वेद से भी अधिक प्राचीन लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा बना है। धरती हमारी माता और हम उसके पुत्र। इस तरह से दानेश्वर शर्मा जी ने व्यक्त कराया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। देव भाषा संस्कृत में कितना सुंदर लिखा है। माता भूमि, वसुंधरा हमारी मैया है और हम उसके संतान हैं, पुत्र। नाते रिश्ते के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यही है फूटी लोक रचना की हैं अजस्रा धारा लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और संग विराग लोक कला में ही इसी कारण सन्निहित है। यही कारण है कि लोक कलाएं किस तरह से संबंध रखती हैं। ठीक है, आ जाओ इसके बाद आगे चलते हैं। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। कब से है ये? नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, गढ़ अर्थात किला। यहाँ कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में जितनी अनेक विशेषताओं के साथ प्रसिद्ध है। रायपुर वर्तमान बलौदाबाजार जिले की तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है और इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि आचार्य ने भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में इसकी इसी प्रकार के अनेक बातें कही जाती है। आ जाओ
छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। कवि दानेश्वर शर्मा जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते, गेहूं गाए गीत में, गेहूं गाए गीत खेत में, और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन, और वो मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। देख रहे हो बेटा, सस्वर गान करो, काव्य का आनंद यही है। हाँ, कलाकार दानेश्वर शर्मा जी इस काव्य में कितने सरस और रहस्यमय बातों का उजागर किया। तो ये रहा बेटा संकेत, क्या गेहूं गाएगी खेत में से लेकर बंधन लगता है तब। आ जाओ उसके बाद सुंदर कविता की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के हैं। क्या छत्तीसगढ़ी क्या लोक कलाएं इससे उद्धृत है। इसके रचयिता हैं कौन? दानेश्वर शर्मा जी, माननीय दानेश्वर शर्मा जी इसके रचयिता। ये हो गया सुंदर। आ जाते हैं प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में कविवर दानेश्वर शर्मा जी विभिन्न तरह से किस प्रकार अपनी इस छत्तीसगढ़ में लोक कलाएं पनप रही उसका सुंदर चित्रांकन कराएं। अब देखिएगा व्याख्या। कविवर शर्मा जी कहते हैं, गेहूं गाएगी खेत में और बाजरा झूमे नाची। अपनी इस वसुंधरा में यत्र तत्र जो वनस्पतियां दृष्टिगोचर होती है उसकी छटाएं कैसी निरखती है उसका चित्रांकन कविवर शर्मा जी ने कराए। ऐसा लगता है मानो गेहूं गाए गीत खेत में। ये किसका उदाहरण लगता है बेटा? ये सीधा रूपक अलंकार का उदाहरण लगता है। हाँ, जहां पर निर्जीव को सजीव व्यक्त करा दिया जाए उसको कहते हैं रूपक, मानवीकरण। समझ में आया ना? तो गेहूं जो लहलहाती हुई दिखाई देती है उसका जो है वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं कि मानो कि ये गीत गा रहे हैं। और बाजरा की जो फसल दृष्टिगोचर होती है प्रकृति में वो तो ऐसा लगता है कि इधर से उधर ऐसा जब ज्यादा हिलती है तो क्या कर रही? नृत्य कर रही, गीत गाते हुए हैं। बाजरा झूमे नाची और झूम के नृत्य कर रहे। ऐसे बाजरा का फसल हमारी इस प्रकृति में दृष्टिगोचर हो। चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग जो कविता बाँचे। सब पूरी जो यहाँ से वहां तक रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। चना की आवाज जो आती है जब चना पक जाता, जब उसका रूप बदल जाता,
सूख जाता है, तब उसमें जो आवाज निकलती है। कईयों ने कैसे चित्रांकन किया, कहते हैं कि चना बजाता घुंघरू छन छन। ये लोग नाच रहे हैं तो चना क्या बजा रहा है? आनंदित होकर के घुंघरू बजा रहा। मूंग ज्यों कईता बाचे, और मूंग का फसल जो दृष्टिगोचर होता है, ऐसा लग रहा है मानो कोई काव्यकार क्या कविता बाच रहा है ना। इस तरह के प्रकृति छटाओं का चित्रांकन किया गया। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। इस प्रकार से हमारी लोक कला, हमारी इस छत्तीसगढ़ की जो कलाएं हैं, वो विभिन्न स्थलों में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप से सुसज्जित है और मन को लुभा देता है। ठीक, ये रहा बेटा। आगे देखो क्या कहते। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में, अपने विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रखी। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। झूमते झूमते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोक गीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो भी बात छत्तीसगढ़ी लोक गीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है, वह है धुनों की विविधता। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव और भजन प्रमुख लोकगीत हैं। ये सब गाए जाते, चलो जानता सब। ददरिया श्रृंगार गीत है। देखे ना, श्रृंगार गीत काला के थे, श्रृंगार काला के थे, सजावट, साहित्य को सजा देता है। साहित्य में चार चांद लगाने के लिए ये श्रृंगार, ये ददरिया जो है मन को भाता है। ददरिया श्रृंगार गीत है। संध्या के बेरा तरोई फूले रे, तो चिमटी भर कन्या तो ही ला खुले रे। अर्थात शाम के समय में तरोई का फूल खिलता, एक चिमटी के समान समा जाने वाली तुम्हारी ये पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। इस तरह से ये जो है कविता प्रस्तुत कर रही। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है। खेत में या तालाब नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर से यह भी उसका जवाब दिया, तो स्पर्धा शुरू हो गई। वार्तालाप शुरू हो गया, है ना। सिलसिला काफी लंबा चलता है और आसपास के छिटके हुए श्रोता
इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आशु कविता भी है। आशु कविता, आशु कविता काला कितने माने तुरंत तैयार किया जाने वाली कविता को कहते हैं आशु कविता। कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं, कवि हैं, जो वास्तविक में तुरंत कविता बोल देते हैं। उसकी तैयारी करने के लिए उसको समय देने की जरूरत नहीं है। उसके मुखारविंद से इस प्रकार की कविता झलक पड़ती है। उसको कहते हैं आशु कवि, आशु कविता, जिसको इसने बताया। शेष अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक।